प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऋग्वेदिक काल के बारे में जाना। सर्वप्रथम हम उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का विकास ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर ही हुआ। इस काल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी का स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा वेदों पर आधारित ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। इन सभी स्रोतों से जानकारी मिलती है कि उत्तर वैदिक आर्यों का प्रसार मात्र सप्त सिंधु प्रदेश तक ही नहीं रह गया था, बल्कि एक व्यापक क्षेत्र में हो गया था, जिसमें यमुना, गंगा तथा सदानीरा तक का क्षेत्र शामिल था। इस विकास का ठोस आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन से जोड़कर देखा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में भी राजनीतिक व्यवस्था तो मूलतः कबीलाई ढांचा पर ही आधारित रही, लेकिन उसमें कुछ दरार जरूर उत्पन्न हो गई थी। इस काल में राजा की स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हुई। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि ऋग्वेद में जहाँ राजा को मात्र जनस्व गोपा की संज्ञा दी गई है, वहीं परवर्ती ग्रंथों में हम देखते हैं कि राजा के लिए सार्वभौमिपति एवं एक राठ जैसी उपाधियों का प्रयोग किया जाने लगा था। इस काल में जन का स्थान जनपद ने ले लिया। जो जन थे अनु, तुर्वस, क्रेवी, पुरु, भरत जैसे इन जनों का लोप हो गया था और इनके स्थान पर स्थायी राज्यों की स्थापना हो गई थी। इस काल में अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया था। इसलिए अब ऋग्वेदिक काल के विपरीत अब जो है कर संग्रहण ज़्यादा आसान था। इस कर संग्रह के कारण एक स्थायी प्रशासन की स्थापना के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस काल में 12 रत्निनों की सूचना मिलती है। इनमें संग्रहित्री, पुरोहित शामिल थे। संग्रहित्री का मतलब कोषाध्यक्ष, पुरोहित जो है मुख्य पुजारी होता था। ये अधिकारीगण राजा के सीधे नियंत्रण में थे। उत्तर वैदिक काल में निचले स्तर पर प्रशासन जो है संभवतः ग्राम पंचायत के जिम्मे था। इन पर प्रधान कबीले के सरदारों का नियंत्रण होता था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल के अंत में जो प्रारंभ हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव वैदिक राजनीति पर पड़ा और जन परिषदों का महत्व घटता गया। जन परिषद का मतलब जो सभा, समिति, विधत जैसी संस्थाएं थी, उनका जो प्रभाव है, महत्व है, वो घटता गया और राजा के अधिकार में वृद्धि हुई। तो इस वजह से प्रशासनिक तंत्र में भी जटिलता उत्पन्न हुई। ऋग्वैदिक कबीलाई राजनीति से उत्तर वैदिक कालीन जो प्रादेशिक राजतंत्र की ओर राज्य तथा समाज का यह स्थानांतरण एक तार्किक परिणति ही थी। अब है उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल में कबीलाई संरचना में दरार उत्पन्न हो गई। इस काल में आर्यों के द्वारा स्थायी जीवन शैली अपनाए जाने के बाद आर्यों का विभाजन 4 वर्णों में हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इस काल में शूद्रों की स्थिति सूत्र काल की तुलना में बेहतर थी, क्योंकि उसके संपर्क से परहेज नहीं किया जाता था। इस काल में संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक परिवार के मुखिया की स्थिति मजबूत हुई। सामान्यतः पिता का अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार मृदु था।
इस काल में भी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। गार्गी, मैत्रेयी इनका उदाहरण मिलता है। अब भी वयस्क विवाह का ही प्रचलन था। विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा के साथ अंतःजातीय विवाह सामान्य रूप से प्रचलन में थे। लेकिन इस काल के सामाजिक जीवन की अगर सबसे उल्लेखनीय तथ्य की हम बात करें तो अब वर्णों में जटिलता आनी प्रारंभ हो गई थी। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में विभेद किया जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण में हम देखते हैं कि चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख है। संबोधन का ढंग भी अलग अलग मिलता है। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी थी। जाति व्यवस्था के उदय के पश्चात कुछ सामाजिक प्रथाओं का विकास हुआ। गोत्र शब्द का जो है अर्थ मतलब गोत्र एक प्रकार से वही स्थान था जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था। तो बाद में जो है इस गोत्र शब्द का अर्थ जो है मूल पुरुष के वंशज के रूप में लगाया जाने लगा। वैदिक काल तक आश्रम व्यवस्था ठीक से स्थापित नहीं हुई थी। वैदिकोत्तर ग्रंथों में हमें 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। परंतु उत्तर वैदिक काल में अभी चौथे आश्रम की स्पष्ट रूप से स्थापना नहीं हुई थी। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के बाद की जो संहिताओं और चित्रित धूसर मृदभांड मतलब PGW जिसको बोलते हैं स्थलों से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है और लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो आर्यों ने जो है अब स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। उत्तर वैदिक काल के जो स्थल है उनकी खुदाई से कृषि संबंधी लोककण सीमित मात्रा में प्राप्त हुए हैं और साहित्यिक साक्ष्यों से स्पष्ट मिलता है उल्लेख मिलता है कि इस काल में जीविका का जो मुख्य साधन के रूप में कृषि को स्थान मिलने लगा था। शतपथ ब्राह्मण में हम कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख हुआ है। हलों का जो फाल है वो लकड़ी से निर्मित होता था जो ऊपरी गंगा घाटी के मैदानों के लिए यथासंभव उपयुक्त था। जो के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अनाजों का भी विवरण मिलने लगता है जैसे चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं आदि की चर्चा मिलती है। इस काल में लोग जो है खाद के प्रयोग से परिचित थे। कृषि संबंधी आपदाओं को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का विधान मिलता है। इस काल के पशुओं में गाय, बैल, बकरी, भेड़, गधे, सूअर आदि प्रमुखता से पाले जाते थे। अथर्ववेद में गाय के प्रति सम्मान का उल्लेख मिलता है। पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन के साथ ही उत्तर वैदिक काल में अनेक नई कलाओं तथा शिल्पों का उल्लेख मिलता है। हमें लोहारों और धातुकारों के बारे में सूचना मिलती है। इसके अलावा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है 1000 ईसा पूर्व के तांबे के कई औजार मिले हैं। बुनाई का कार्य केवल स्त्रियां ही करती थी परंतु इसका उत्पादन विस्तृत पैमाने पर होता था। चर्मकार, कुम्हार तथा बढ़ईगिरी के शिल्प में काफ़ी प्रगति दिखाई देती है। विभिन्न कला और दस्तकारियों के उदय से संभवतः व्यापार का विकास हुआ और वैश्य लोग व्यापार से संबद्ध थे और इस काल के जो ग्रंथों में व्यापारियों के अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन जो है श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। फिर भी अभी जो है नियमित सिक्के का प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था।
जहाँ तक मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग की बात है तो चित्रित धूसर मृदभांड PGW इस युग के विशिष्ट मृदभांड हुआ करते थे और इनका इस्तेमाल पूजा पाठ भोजन दोनों के लिए होता था। इस काल में जो है नगर निर्माण के तत्व अनुपस्थित ही थे। फिर भी जो है हस्तिनापुर कौशाम्बी जैसे नगरों की सूचना परवर्ती वैदिक ग्रंथों में मिलती है, जिन्हें हम आदिम पद्धति के नगर के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था में वैदिक काल की तुलना में ठोस परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्ध पशुपालन और अर्ध यायावर जीवन अब नियमित हो गया और कृषि प्रधान आजीविका के स्रोत के रूप में स्थापित हो गई। कृषि जो है शिल्प और दस्तकारियों के विशेषीकरण एवं स्थायी जीवन तथा वाणिज्य व्यापार की शुरुआत हुई। अब है धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन धर्म। तो ऋग्वैदिक धर्म की तरह ही उत्तर वैदिक धर्म भी अपने स्वरूप में बहुदेववादी था, परंतु इस काल तक अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलने लगे। इस काल में धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखता है। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण तीनों सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित थे, परंतु उनके स्थान पर अब प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र स्थापित हो गए। यद्यपि ऋग्वैदिक देवताओं का भी अस्तित्व बरकरार रहा। उत्तर वैदिक काल में उपासना की पद्धति में विशेष रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। अब यज्ञ का महत्व बढ़ गया था और उसमें जटिल कर्मकांड का समावेश हो गया था। कर्मकांड के पीछे छिपे रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया जाने लगा और यज्ञ में इस हेतु मंत्रोच्चारण तथा पशु बलि पर विशेष बल दिया जाने लगा। जीवन को संस्कारों से बांध दिया गया। यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी और इन यज्ञों का सबसे अधिक लौकिक फायदा पुरोहित वर्ग को ही होता था, क्योंकि उसे यज्ञ के पश्चात गाय, सोने, कपड़े आदि प्राप्त होते थे। इस काल तक यज्ञ में भूमिदान की प्रथा का विकास नहीं हो पाया था, किंतु उत्तर वैदिक काल के अंत में हम धर्म के क्षेत्र में कुछ नवीन प्रवृत्तियां भी विकसित होने लगती हैं और आगे जो यही प्रवृत्तियां बुद्धकालीन धार्मिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगती है। जैसे कि इस काल में पहली बार पुनर्जन्म की अवधारणा का विकास हुआ। आत्मा की जो है अपरिवर्तनशीलता, अविनष्टता, अमरता पर बल दिया जाने से स्थायित्व की संकल्पना को बल मिला। और उत्तर वैदिक काल के अंत में हम देखते हैं कि जो आनुष्ठानिक प्रधान वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया सर्वप्रथम उपनिषद के चिंतन में अभिव्यक्त होती है। उपनिषद में यज्ञ की आलोचना की गई है, उसकी तुलना फूटे हुए नाव से की जाने लगी। तो अंत में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक जो है कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा था और इसके लिए बड़ी संख्या में पशुओं की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ जो है यज्ञ में पशुओं की आहुति दी जा रही थी। यह भी एक कारण था कि उत्तर वैदिक काल के अंत में कर्म कांड प्रधान वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। इस प्रकार उत्तर वैदिक धर्म एक ऐसे समाज की जिसमें अभी पर्याप्त विभाजन हो गया था की अभिव्यक्ति